हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। आरआरबी ग्रुप डी 2025 एग्ज़ाम के लिए विज्ञान और जीके का जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज जो चल रहा है, जिसमें 2018 से 2022 में तक पूछे गए सभी सवाल टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो विज्ञान में हम लोग शुरू किए हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का आज टॉपिक है टॉपिक नंबर 2। पिछला टॉपिक आपको पिछले दिन वीडियो में मिल चुका है, टॉपिक नंबर 1, जिसमें हम लोग रसायन विज्ञान का शुरुआत किए हैं। 25 प्लस MCQ इससे आज का टॉपिक में कराया जाएंगे। आज का टॉपिक जो हमारा होगा परमाणु और अणु, बेसिक से परमाणु संकेत, वो भी आपका बेसिक, और उसके बाद डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये भी आपका बेसिक। जो सवाल आया हुआ है उसी के साथ हम लोग केवल डील करने वाले हैं। बाकी आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से कुछ बहुत और भी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर आप जुड़ जाएं, और बाकी चैनल में मौजूद जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसका आप फ़ायदा उठाएं। तो पहला सवाल क्या है वो हम लोग ज़रा देख लें। सवाल यहाँ कहता है कि डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। किस नियम पर? नियत अनुपात, रासायनिक संयोजन, गति का संरक्षण या द्रव्यमान संरक्षण। तो जो डाल्टन का जो सिद्धांत था वो किस नियम पर आधारित था? तो डाल्टन जो परमाणु सिद्धांत दिया वो रासायनिक संयोजन के आधार पर दिया। कि रासायनिक संयोजन यानी जो परमाणु जो होते हैं जुड़ के, रासायनिक रूप से जुड़ के अणु का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से पदार्थ बनता है। यही था डाल्टन का सिद्धांत का आधार। अगला सवाल है, डाल्टन का सिद्धांत आधारित है किस पर? फिर से वही किस्म का सवाल। रासायनिक संयोजन के नियम पर, नियत अनुपात के नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। तो फिर से आपका वही सेम टू सेम चीज़, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो किस पर निर्भर था? तो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। अगला सवाल है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? किसके लिए? द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन का नियम, या द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम, या रासायनिक संयोजन और निश्चित अनुपात का नियम, या निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोजन का नियम। तो रासायनिक संयोजन तो होगा ही, लेकिन इसके साथ कौन सा जोड़ा मेल खाएगा उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ एक चीज़ सोचने वाली बात है कि जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जैसा कि हम लोग ऊपर का सवाल में देखें, किस पर आधारित है? रासायनिक संयोजन के नियम पर, लेकिन किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो स्पष्टीकरण यानी किसको अच्छे से डिफाइन करता है? तो वो है द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम को अच्छे तरीके से समझने में मदद करता है। कौन? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। यानी द्रव्यमान को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना तो बना सकते हैं, ये हुआ आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और कोई भी तत्व निश्चित अनुपात में यौगिक में जुड़े होते हैं वो होता है निश्चित अनुपात का नियम। तो तत्वों के बारे में संकल्पना पेश किया कौन? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो उसी से हम लोग को ये बात, दोनों स्पष्टीकरण इसका हमको मिल जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में। सवाल कहता है कि डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान है, परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। यानी समान तत्व का अणु और परमाणु द्रव्यमान आकार समान है, लेकिन रासायनिक गुण सेम नहीं है। या एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है। या समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग है। या परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है। तो कौन सा कथन सही है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु जो है वो पदार्थों के अविभाज्य कण है। यानी परमाणु पदार्थ का वह कण होता है जिसको हम लोग टुकड़ नहीं सकते हैं। हालांकि अब परमाणु को डिविजिबल है। अब एक टाइम था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत जब ये 1808 में दिया गया, उस दौरान की बात है कि ऐसा था, अब ऐसा नहीं है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में। सवाल यहाँ कहता है कि डाल्टन के सिद्धांत की अवधारणा क्या नहीं है? ऑप्शंस देखेंगे। भिन्न तत्वों के परमाणुओं में भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं, बिल्कुल सही। यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक संख्या का अनुपात में संयोजित होती है। परमाणु अदृश्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिसे अणु कहा जाता है। यहाँ सवाल ये है कि कौन सा सही नहीं है। अब देखिए, सभी पदार्थ जो छोटे कण से मिलकर बने होते हैं उसे अणु नहीं बल्कि परमाणु कहा जाता है। तो यही आपका जो है ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी नहीं में। अब बाकी को चेक करते हैं। अलग अलग तत्व का जो परमाणु होता है उसका द्रव्यमान भी आपका क्या होगा? अलग होगा। और उसका रासायनिक गुण भी क्या होगा? तो अलग होगा। समान तत्व का परमाणु का द्रव्यमान समान, रासायनिक गुण समान। यौगिक बनाने के लिए जो परमाणु होता है छोटी पूर्णांक संख्या में के अनुपात में जुड़ते हैं
यानी 2 जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, ऐसा जुड़ेगा। परमाणु अदृश्य कण यानी अत्यंत छोटे कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में न निर्मित न ही नष्ट किया जा सकता है। तो वो तीनों सही, इसका मतलब चौथा आपका क्या है, गलत है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम का परिणाम कौन सा है? यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में जुड़ते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग के। सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं, ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। यानी द्रव्यमान का ना तो सृजन हो सकता है, ना ही विनाश। यही कहता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बाकी ये तीनों की तीनों ये भी सही हैं, लेकिन तीनों में से कोई भी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन या उसको डिफाइन नहीं करता। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। सवाल कहता है कि किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? डाल्टन, कनात, लेवोजियर या डेमोक्रिटस? किसने यह बताया था कि कोई भी यानी कोई प्रत्येक तत्व जो है उसमें विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? तो यह बात किसके द्वारा बताया गया है? तो डाल्टन के द्वारा बताया गया है कि प्रत्येक का वजन क्या है, अलग अलग है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत दिया? एंटोनी लेवोजियर, जोसेफ प्रॉस्ट, डेमोक्रिटस, जॉन डाल्टन? तो इसका जवाब भी क्या हो जाएगा? जॉन डाल्टन ने बुनियादी सिद्धांत दिया है पदार्थ की प्रकृति के बारे में, जिसे डाल्टन का एटॉमिक सिद्धांत कहते हैं। बाकी ये जो नाम आप देख रहे हैं, एंटोनी लेवोजियर, इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। आपको याद रखना है, फादर ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? कार्बन, आयोडीन, लोहा या क्लोरीन? तो देखिए, कार्बन का जो प्रतीक है उसमें क्या शामिल है वो थोड़ा देख लें। कार्बन का जो प्रतीक है उसमें सी होता है। आयोडीन का क्या होता है? आई होता है। लोहा का क्या होता है? Fe होता है। और फ्लोरीन का F होता है। तो किसमें 2 अक्षर शामिल हैं? तो 2 अक्षर केवल किसमें शामिल है वो हम लोग देख लें। तो 2 अक्षर केवल और केवल लोहा में शामिल है, बाकी सब में 1 अक्षर होता है। और तत्वों का प्रतीक का सिस्टम बर्जीलियस ने दिया है, जिसमें आपको याद रखना है कि जो पहला लेटर जो होता है वो आपका कैपिटल होता है, पहला लेटर कैपिटल, और दूसरा लेटर जो हो जाएगा वो स्मॉल हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। और यहाँ जो लोहा जो दिख रहा है, लोहा का मतलब आयरन का आई होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फेरम है। फेरम ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब लोहा होता है। तो ऐसे ही कुछ तत्वों के अलग अलग आपको लगेंगे। जैसे सोडियम का आपको Na होगा, Na मतलब क्या हो जाएगा? नेट्रियम, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद कॉपर का Cu होगा, ये क्या होता है? तो क्यूप्रियम होता है। और उसके बाद आपका आयरन का Fe होगा, ये क्या होगा? ये होता है फेरम आपका। उसके बाद चांदी का Ag होगा, अर्जेटम। सोना का Au होगा, औरम। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों द्वारा किया जा सकता है? यानी तत्व का प्रतीक हो सकता है बर्जीलियस, डाल्टन, डेमोक्रिटस या लेवोजियर। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? ये बात लेवोजियर के द्वारा बोला गया है कि तत्वों का प्रतीक 1 या 2 अक्षरों से निर्मित किया जा सकता है। निम्न में से किन वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक के नाम 1 या 2 अक्षरों के बने होते हैं? फिर से वही सवाल, बस शब्द का हल्का फुल्का फेर के वजह से सवाल आपका 2 बार आया हुआ है। अब देखिए, किसने सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक? फिर से वही सवाल। ये सुझाव किसका है? तो बर्जीलियस का है। देखिए कितना बार सवाल रिपीट हो रहा है। निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में 1 अक्षर होता है? अब देखते हैं किस में होता है। जैसे तांबा का आपका Cu, और कार्बन का आपका क्या होता है? C, क्लोरीन का होता है Cl, और कैल्शियम का क्या होता है? कैल्शियम का Ca। तो केवल 1 अक्षर वाला केवल एक ही आपका है। कौन सा है? तो वह आपका कार्बन में केवल 1 ही अक्षर है। अगला सवाल है, दिया गया प्रतीक कौन सा तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? कार्बन, सोना, पारा या हाइड्रोजन? तो दिया गया प्रतीक जो है यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो यह आपका हाइड्रोजन का प्रतिनिधित्व करता है। हाइड्रोजन के लिए ये प्रतीक है। अच्छा, ये प्रतीक जो है सबसे शुरू में दिया गया था, सबसे शुरू में। बाद में तो प्रतीकों में बदलाव हुआ है। और अब प्रतीक जो है उसका रेगुलेशन कौन करता है? तो IUPAC के द्वारा तत्व के प्रतीकों और रासायनिक नामों को इंटरनेशनल लेवल में
एक नाम रखा जाता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका पूरा नाम है, जो इन सभी चीज़ों को संभालता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। अब देखिए, तत्व जब मिलते हैं तो अणु बनते हैं, तो अणु में कितना तत्व होता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है ये आपको बताना है, ये है क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए, जैसे फास्फोरस, फास्फोरस का मैक्सिमम P4 है यानी 4 तक, और ये आर्गन तो खुद अकेले होता है, नियॉन भी खुद अकेले होता है, और सल्फर 8 तक बनता है। अब देखिए, सबसे अधिकतम किस में आपका जा रहा है, तो सबसे अधिकतम सल्फर में जा रहा है। अगर सल्फर नहीं होता तो आपका फास्फोरस होता। इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद नहीं है। अब देखिए, यहाँ ये आपका है एकल एक परमाणुविक, और ये दोनों आपका है बहुपरमाणुविक, और द्विपरमाणुविक जैसे आपका ये क्या है, हाइड्रोजन, ये द्विपरमाणुविक है। अब देखिए, कौन द्विपरमाणुविक रूप में नहीं है। अब देखिए, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन को H2 के रूप में लिखते हैं, हीलियम को क्या लिखते हैं, He लिखते हैं, नाइट्रोजन को लिखते हैं N2, और क्लोरीन को लिखते हैं Cl2। जितने भी अक्रिय गैस हैं, जिससे जैसे हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, आर्गन हुआ, जीनॉन हुआ, क्रिप्टॉन हुआ, रेडॉन हुआ, ये खुद से क्रिया नहीं करते या दूसरे से भी नहीं करते, इसलिए ये एक परमाणुविक ही होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो हीलियम हो जाएगा, जो कि द्विपरमाणुविक नहीं है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। अब देखिए, यही तो बात अलग है, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, यही बात तो सही नहीं है कि दो तत्वों के परमाणु हमेशा अलग हो गया। अब देखिए, वे 10 के पावर -10 मीटर के क्रम के प्रसरण में होते हैं, यानी उनका साइज 10 के पावर -10 मीटर, जिसे हम लोग 1 एंगस्ट्रम कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल सही। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं समान होते हैं, हाँ, ठोस द्रव गैस कोई भी अवस्था रहे उसका परमाणु समान होगा, ये बिल्कुल सही। अगला सवाल, शब्द परमाणु को किसने खोजा, डाल्टन, कनात, लेवोजियर या डेमोक्रिटस। तो शब्द परमाणु का जो खोज है यानी एटम का, वो किसका द्वारा है, तो डेमोक्रिटस का। और परमाणु तो एक भारतीय शब्द है, लेकिन यहाँ एटम की बात हो रही है। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, तो सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रहता है उसको क्या बोलते हैं, अणु। और सबसे छोटा कण स्वतंत्र रहे ना रहे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं परमाणु। अणु शब्द का परिचय किसके द्वारा 1896 के आसपास कराया गया, तो अणु शब्द का परिचय किसके द्वारा कराया गया है, तो विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा अणु शब्द का परिचय सबसे पहले कराया गया है। अणु शब्द का परिचय आपका शब्द का विल्हेम ओस्टवाल्ड। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहते हैं, तो सबसे छोटी संभव इकाई मतलब जो स्टेबल रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो अणु बोलते हैं। और सबसे छोटा परमाणु। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान, परमाणुकता, परमाणु क्रम, संयोजकता। तो जितने तत्व मिल के, जितने परमाणु मिल के कोई अणु बनाते हैं तो उसकी गिनती जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं परमाणुकता। परमाणुकता का संज्ञा दिया जाता है। अब यहाँ देखिए, अणु शब्द को किसने प्रतिपादित किया, तो यहाँ अगर देखा जाए तो सवाल आपके सामने ये होना चाहिए, अणु शब्द का प्रतिपादन विल्हेम ओस्टवाल्ड। लेकिन अगर यहाँ ऑप्शंस में से आप जाएंगे तो यहाँ में से कोई ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ में से आपका यहाँ होना चाहिए अवोगाड्रो, अवोगाड्रो होना चाहिए। हालांकि यहाँ रेलवे के द्वारा ये आंसर दिया हुआ है, तो इन्होंने परमाणु शब्द का ये किया था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए, यहाँ एक खाली जगह को किसी खाली जगह के हिस्से या एक यौगिक के उस खाली जगह अंश के रूप में परिभाषित किया जाता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में है। तो स्वतंत्र अस्तित्व में अणु होता है, इसका मतलब अणु तो तीनों में है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं होगा। इतना तो समझ में आया। अब चलिए पहला वाला लेके चलते हैं। तो पहला वाला हो जाएगा यहाँ अणु, और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ तत्व, और उसके बाद क्या हो जाएगा सबसे छोटा। अब देखिए, एक अणु को किसी तत्व के हिस्से या एक यौगिक के उस सबसे छोटे अंश के रूप में परिभाषित करते हैं जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। इसका मतलब आपका हो जाएगा यही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ फिट करके ही हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है, निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु है। अब गिनिए किसमें, यहाँ आप गिनिएगा तो हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 2, तो कितना हो गया 4। यहाँ 2 1 3 और 4 कितना हो गया, तो 7। यहाँ हो गया कितना, तो 3। यहाँ आप देखिएगा तो OH आपका 2 ठो, और उसके बाद OH 2 ठो है, 2 दूनी 4, और कैल्शियम 1, तो 5। अब देखिए सबसे अधिक परमाणु किस में है, तो सबसे अधिक परमाणु H2SO4 यानी ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो इस प्रकार 25 सवाल आपके सामने से गया, 25 सवाल, जिसमें से हम लोग देखें क्या
तो हम लोग देखें सीधे सीधे तौर पर परमाणु और अणु और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का बेसिक चीज एकदम हम लोग बेसिक में देखें, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो ऐसा ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से कम सवाल ही आपको मिलेगा, लेकिन आपको जरूर मिलेगा। तो अगला टॉपिक में हम लोग देखेंगे परमाणु द्रव्यमान के बारे में। परमाणु द्रव्यमान से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे गए हैं वे सभी सवालों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाकी लोगों को आप ज़रूर जोड़ें ताकि हमारे चैनल को थोड़ा बहुत तो रीच जरूर